गुड मॉर्निंग एवरीवन। सन 1945 हाल ही में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और ठीक उसके बाद दुनिया की दो सबसे बड़े सुपर पावर देशों के बीच में और छिड़ जाता है जो अगले 50 साल तक चलेगा। ये और दो ग्रुप कंट्री के बीच में होता है। एक ग्रुप कंट्री हो जो यूनाइटेड स्टेट के साइड में था और दूसरे ग्रुप कंट्री हो जो सोवियत यूनियन यानी प्रेजेंट में रशिया की साइड में था। जो कंट्री यूनाइटेड स्टेट की साइड में था वो सब कंट्री को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है और दूसरी तरफ जो सब कंट्री सोवियत यूनियन की साइड में था वो सब कंट्री को सेकेंड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। ये और जियोपॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड था कि दुनिया में दो सबसे बड़े सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन में से किसके वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस रहेगा, दुनिया में कौन राज करेगा। इसीलिए दो देश एक दूसरे से कॉम्पिटिशन्स कर रहे थे। न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी एंड स्पेस रेस में यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस को लीड कर रहा था। आप मैप में देख सकते हो ब्लू कलर कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस का हिस्सा था जैसे जापान, यूएसए एंड कनाडा, और रेड कलर कंट्री सेकेंड वर्ल्ड का हिस्सा था। सोवियत यूनियन लीड कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड नेशंस को जैसे यूएसएसआर एंड चाइना। इस और यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन के बीच में था। दो देशों के बीच में डायरेक्टली और नहीं हुआ, एक भी गोली नहीं चला, लेकिन पूरा दुनिया इस और में उछल गया। दुनिया में लाशों की ढेर लग गई। इसके चलते दुनिया में बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिला जैसे चाइनीज सिविल वॉर, कोरियन वॉर, सुएज क्राइसिस इन 1961, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस इन 1962। ये सब टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। बाद में मैं ये सब टॉपिक के ऊपर अलग वीडियो अपलोड करूंगा। ये और यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन के बीच में था और डायरेक्टली दोनों देशों के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई, इसीलिए इस वॉर को कोल्ड वॉर भी कहा जाता है। लेकिन उस टाइम इंडिया के सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि इंडिया किस ग्रुप में हो ताकि इंडिया के लिए फायदेमंद रहे। अगर इंडिया यूनाइटेड स्टेट की साइड लेता है तो सोवियत यूनियन दुश्मन बन जाता है, और अगर इंडिया सोवियत यूनियन की साइड लेता है तो यूनाइटेड स्टेट्स दुश्मन बन जाता है। और तब इंडिया को नया इंडिपेंडेंस मिला था और इंडिया किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहता था। ये डिसीजंस लेना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं थी, दुनिया में और भी बहुत सारे कंट्री थे जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। तब इंडिया से जवाहरलाल नेहरू एंड अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड साउथ एशिया की कुछ कंट्री मिलके नया वर्ल्ड बनाने का सोचा, नया दुनिया बनाने का सोचा, जिसे हम थर्ड वर्ल्ड नेशंस कहते हैं। नॉन अलाइंड यानी न्यूट्रल कंट्री जो किसी की साइड नहीं लेगा, ना यूनाइटेड स्टेट्स की ना सोवियत यूनियन की, कंप्लीटली न्यूट्रल रहेगा। यहाँ से नैम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट का शुरुआत होता है। इस तरह दुनिया तीन भागों में बढ़ जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री पावर को बढ़ाते जा रहा था, इसीलिए ब्रिटेन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और 8 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री मिलके 1949 में एक नाटो मिलिट्री ग्रुप का फॉर्मेशन किया। आप मैप में देख सकते हो ब्लू कलर कंट्री नाटो ग्रुप का मेंबर था। नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। इस नाटो ग्रुप को बनाया गया था सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए और यूनाइटेड स्टेट्स एलाइज कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो कंट्री यूनाइटेड स्टेट की साइड लेता था वो सब कंट्री सोवियत यूनियन का दुश्मन बन जाता था। अगर नाटो ग्रुप का किसी भी कंट्री को नाटो ग्रुप की बाहर कोई भी कंट्री अटैक करता है तो नाटो ग्रुप की सब कंट्री मिलके दुश्मन कंट्री को अटैक करेगा। इसीलिए नाटो ग्रुप कंट्री को कोई भी देश अटैक नहीं करता है। इस नाटो ग्रुप को काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन उनके अलाइज के बीच में 1945 में वार्साओ पैक्ट साइन किया ताकि अगर नाटो ग्रुप हमला करता है तो सब देश एक साथ मिलके उनको रोके। ऐसे ही दोनों देशों के बीच में मिलिट्री पावर का कॉम्पिटिशन बढ़ता गया। दोनों देश ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लगा। दोनों देश इतना ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बना लिया था कि वही न्यूक्लियर वेपन्स इंसानियत के लिए खतरा बन गया। ये दोनों देश के पास इतना ज्यादा न्यूक्लियर वेपन था कि अगर वो चाहे तो इसी न्यूक्लियर वेपन से दुनिया से इंसान को पूरी तरह से मिटा सकता है। इस धरती को एक बार नहीं कई बार नष्ट कर सकता है। उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स 1000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था खुद को सुपर पावर प्रूव करने के लिए। बाद में दुनिया भर लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया न्यूक्लियर वेपन की अगेंस्ट में, एंटी वॉर प्रोटेस्ट चालू किया।
फिर दोनों देश थोड़ा कंट्रोल करने लगा न्यूक्लियर वेपन टेस्ट में। पीस एंड सिक्योरिटी को ध्यान रख के न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग में लिमिटेशंस लगाया गया। 1970 की दशक में सोवियत एंड चाइना के बीच रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो गया एंड सोवियत यूनियन एंड चाइना के बीच में आइडियोलॉजिकल एंड बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। इसका फायदा लेके यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के साथ अच्छा रिलेशंस बनाने लगा सोवियत यूनियन को स्ट्रैटेजिक काउंटर करने के लिए। उसके बाद सोवियत अफगान वॉर शुरू हुआ। पहले से ही सोवियत यूनियन इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा था और ऊपर से यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत यूनियन के ऊपर डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इकोनॉमिकली प्रेशर्स देने लगा। मिड 1980s में न्यू सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव लिबरेशन रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया। बिकॉज सोवियत यूनियन पहले से कम्युनिस्ट कंट्री था, मतलब हर चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल था। ऐसे ही कोई भी देश ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता है इकोनॉमिकली, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन कर दिया एंड अफगान वॉर से मिलिट्री सपोर्ट को हटा लिया, क्योंकि सोवियत यूनियन की लोगों में नेशनल सॉवरेनिटी स्ट्रांग हो गया था। लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। फाइनली 1991 में सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हो गया। सोवियत यूनियन टूट गया, 14 कंट्री में डिवाइडेड हो गया। ऐसे ही सोवियत यूनियन कमजोर हो गया यूनाइटेड स्टेट्स की सामने एंड तब से दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स ही अकेला सुपर पावर बन गया। कोल्ड वॉर एरा दुनिया में एक सिग्निफिकेंस लीगेसी छोड़ जाता है। कोल्ड वॉर 50 साल तक चला। हालांकि कोल्ड वॉर एरा का कोई एग्जैक्टली टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है। हिस्टोरियन जनरली 1947 ट्रूमन डॉक्ट्रिन से 1991 का डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन तक इस एरा को कंसीडर करता है। आज के लिए बस यहीं तक। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, फैमिली एंड फ्रेंड्स में सबको शेयर करो। यहाँ तक वीडियो को देखे हो तो चलो लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड सबको शेयर करो एंड कमेंट करके आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।